मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों हमारे सलाहकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूँ और अपने द्वारा ही स्थापित परंपरा के अनुरूप 8 साल पूरा होने के बाद आज 8वें साल का रिपोर्ट कार्ड मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये रिपोर्ट कार्ड सरकार के द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। आप सबको ज्ञात है कि हम लोगों ने पहले कार्यकाल में भी 2005 से 10 तक के लिए सुशासन के कार्यक्रम निश्चित किए थे और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रतिवर्ष काम के वार्षिक लेखा जोखा को रिपोर्ट कार्ड के नाम से प्रस्तुत करने की परंपरा की शुरुआत की थी और उसी प्रकार से दूसरे कार्यकाल में 2010 से 15 के लिए सुशासन के कार्यक्रम निर्धारित किए गए और उसी पृष्ठभूमि में हर साल हम काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी 8वें साल के कामकाज का ब्यौरा इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ काम प्रारंभ से किए जा रहे हैं, सुशासन के कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है और इसके अलावा भी उसके अतिरिक्त कुछ नए कार्यक्रम तय किए जाते हैं और उसका भी क्रियान्वयन किया जाता है। हम लोगों ने विधि व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखने की कोशिश की है और जब से हम लोगों ने काम संभाला हमारा संकल्प था कि हम कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे और उसी के अनुरूप काम हो रहा है। विगत वर्षों में 83,000 से भी ज्यादा अपराधियों को न्यायालयों द्वारा सजा मिल चुकी है। हमने पुलिस बल को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की है और जो राष्ट्रीय अनुपात है 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों का, उसी के अनुरूप हमने बिहार में पुलिस बल के लिए जरूरत के मुताबिक पद सृजित किए हैं। कुल 43,761 पद सृजित किए गए और चरणबद्ध ढंग से हर वर्ष
उस पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है और ये पुरानी जो वैकेंसी है उसको भरने के अलावे और आरक्षित कोटे की अगर कोई वैकेंसी रह गई है उस बैकलॉग को भरने के अलावे और जो सेवानिवृत्ति के कारण हर वर्ष वैकेंसी होती है, रिक्तियां होती है, उसको भरने के अलावे ये पद सृजित किए गए हैं ताकि हम 1 लाख की आबादी पर जो पुलिस का राष्ट्रीय अनुपात है उसको हासिल कर सकें। और इस साल से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती है। जहां से भी शिकायत मिलती है उसकी जांच होती है। बहुत लोग ट्रैप भी किए गए हैं। भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति का अधिग्रहण भी किया गया, उसको कन्फिस्केट किया गया। और जैसा हमने 2010 की मीटिंगों में कहा था कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त करेंगे और उनके मकानों में स्कूल खोले जाएंगे, वो सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है और अनेक कार्रवाइयां हुई हैं। और दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई बिहार में की जा रही है, सार्थक कार्रवाई, मैं चाहूंगा कि इस पर भी चर्चा हो जाए कि इससे अधिक कोई कार्रवाई किसी अन्य राज्य में या कहीं हो रही है क्या। तो जो सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है उसमें पूरी सजगता है और भ्रष्टाचार कम हो उसकी गुंजाइश समाप्त हो जाए, इसके लिए भी कई कदम उठाए गए। जो नीचे के स्तर पर सरकारी कार्यालयों में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है नागरिकों को, उन सेवाओं को प्राप्त करने में जो लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लोक सेवा कानून बनाया, लोक सेवा अधिकार कानून, और उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है विभिन्न कार्यालयों के द्वारा। और एक समय सीमा, उसकी समय समय पर समीक्षा होती है और वो जो समय सीमा है सेवा प्रदान करने की, उसमें कमी लाई गई है। कई मामलों में जो 3 सप्ताह था, खास करके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जिसकी मांग सबसे अधिक होती है, जितनी सेवाओं की मांग है उसमें सर्वाधिक मांग अगर इन 3 चीजों को मिला दें तो उसकी है लगभग 70-75% इन्हीं चीजों की मांग होती है। तो इस मामले में पहले 3 सप्ताह की समय सीमा थी, उसको घटाकर 2 सप्ताह किया गया और अब उस समय सीमा को और आगे घटाने का हम लोगों का विचार है। इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और हमने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि इसके मामले में जल्दी से जल्दी उस समय सीमा को कम करके, मेरे स्तर पर अभी कुछ ही दिन पहले समीक्षा हुई है, तो उसकी समय सीमा और घटाई जाए और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको बहुत कम समय में आवश्यकता होती है कभी कभी अचानक इस प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करने की, तो उनके लिए इस प्रकार की सेवा को प्रदान करने के लिए, तत्काल प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और उसके लिए अलग से समय की और अवधि की घोषणा की जाएगी, क्योंकि वो निर्णय अंतिम चरण में है। निर्णय हम ले लेंगे, इसके बाद उसके बारे में सूचित करेंगे, लेकिन इतना तय है कि उसकी समय भी सीमा में भी कमी लाई जाएगी और इसके अलावे
कतिपय सेवाओं के मामले में तुरंत सेवा प्रदान करने के लिए भी कोशिश की जाए। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि बिहार में हम इतनी सड़कें बनाएंगे और ऐसी सड़कें बनाएंगे कि किसी भी जिला से पटना पहुंचने में अधिकतम 6 घंटे का समय लगे। और मुझे खुशी है कि अब उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया और अब हम इसके आगे जा रहे हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाई है ताकि जो सड़कें बने उनका रख रखाव होता रहे। और रख रखाव के लिए भी हम लोगों ने स्कीम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान कर दी है। अब कोई भी सड़क अगर खराब होती है तो उसको तत्काल ठीक किया जाएगा। और मेंटेनेंस की ऐसी पॉलिसी है जिसमें सड़कों का मेंटेनेंस आप से आप होता रहेगा। और जो हम लोगों की रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनी है इसकी सराहना सब जगह हो रही है। मॉडर्नाइजेशन के बाद 110 मेगावाट की एक इकाई चालू हो गई है। और चालू करते वक्त हम वहां उपस्थित थे और हमने देखा कि 110 मेगावाट की इकाई है। 110 मेगावाट के नीचे वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जनरेशन नहीं कर रहा, बल्कि हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा ही, कभी कभी 110.5, कभी कभी 111 मेगावाट तक वो पहुंच रहे थे। स्क्रीन पर आ रहा था और उसको हम लोग देख रहे थे। यानी 100% से भी ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर पर वो पहली इकाई चल रही है। दूसरी इकाई भी 3-4 महीने के अंदर आने वाली है। इसी प्रकार से बरौनी में भी काम चल रहा है और कांटी का विस्तारीकरण हो रहा है। 195 मेगावाट की 2 इकाई, उस पर काम चल रहा है। बरौनी में 250 मेगावाट की 2 इकाई। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी कोल लिंकेज का, तो टैपरिंग कोल लिंकेज बहुत संघर्ष के बाद केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ, तो उसका काम भी आगे बढ़ चुका है। नबीनगर में काम हो रहा है। और फिर बाढ़ एनटीपीसी प्रोजेक्ट की पहली इकाई 660 मेगावाट का कॉमर्शियल जनरेशन बहुत जल्दी होने वाला है। उसका वो लोग ट्रायल कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको ग्रिड में नहीं डाला। तो या कॉमर्शियल जिसको जनरेशन कहते हैं वो जल्द ही करने वाले हैं। उसको भी मैं देखने गया था। और उस 660 मेगावाट में बिहार का हिस्सा 330 मेगावाट होगा। तो बिजली की उपलब्धता की स्थिति दिन ब दिन सुधार की ओर है। जो सेंट्रल कोटा की बिजली है वो हमें मिलेगी, हमारा अपना जनरेशन होगा और हम बाजार से भी बिजली खरीद रहे हैं और इसलिए लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। एक तरफ हम जहां बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं, वहीं अब हमें ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप सबको मालूम है कि जो हम लोगों के लंबे संघर्ष के बाद विशेष सहायता जारी रखी गई है और इस पंचवर्षीय योजना में हम लोगों की मांग तो थी 20,000 करोड़ रुपए की पंचवर्षीय योजना में, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। जब 1,18,00,000 लोगों का के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन समर्पित किए गए प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद एक अंतर मंत्रालयी समूह बना था। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो मापदंड है उसको विशेष राज्य का दर्जा देना तो संभव नहीं है, लेकिन विशेष सहायता बिहार को जरूर मिलनी चाहिए। तो उसी विशेष सहायता में 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई को हम जारी रखे हुए, लेकिन जो उसमें 12,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ इस पंचवर्षीय योजना में, उसमें जहां कुछ रुपए पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए और दीघा और एम्स के बीच के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पैसा लगाया जा रहा, बाकी शेष धनराशि 9,200 करोड़ बिजली क्षेत्र में लगाई जा रही। इसके अलावा एडीबी से भी ऋण ले रहे हैं, राज्य के अपने संसाधनों से उसके अतिरिक्त भी धन दे रहे हैं। और इसके अलावा बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जो बिजली प्रदान करने वाली एजेंसी है उनका पेमेंट सुनिश्चित करती है, उसमें भी काफी धनराशि लगती है।
तो बिजली के क्षेत्र में काफी धनराशि लगाई जा रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग और बिजली की जो 5 कंपनियां हैं वो तो निरंतर सक्रिय हैं ही। इसके अलावा मुख्य सचिव के स्तर पर हर महीने जिलाधिकारियों के साथ और बिजली कंपनियों के साथ जो समीक्षा बैठक होती है, उसके आधार पर हमारे जितने प्रशासन में लोग हैं, सारे जिलाधिकारी बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए तो संसाधन भी दिया जा रहा है, परिश्रम भी हो रहा है, चारों तरफ से इसको प्राथमिकता दी हुई है। उसके चलते आज बिजली की स्थिति सुधर रही है और अब 2300 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि कामयाब होंगे। इसके लिए अनेक ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण, पावर सब स्टेशन का निर्माण, जो पुराने हमारे कंडक्टर थे, जर्जर तार थे, उसमें से 30,000 किलोमीटर को बदला गया। 72,000 किलोमीटर का लक्ष्य, उसमें से 30,000 किलोमीटर जर्जर तार को बदला जा चुका है। 107 नए पावर ट्रांसफार्मर और 997 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए। यानी प्रतिदिन इसमें और प्रगति हो रही। इसके बारे में हम लोगों ने और कुछ निर्णय लिया है, जिसके बारे में मैं जब कुछ नई घोषणाएं करूंगा तो उसमें मैं उसका जिक्र कर दूंगा। तो बिजली के क्षेत्र पर भी पूरा जोर है और जो हमने लोगों को कहा है उसको पूरा करेंगे। सुधार की ओर हम बढ़ चले हैं, सुधार परिलक्षित हो रहा है। इस बार जो बाहर से आए छठ के समय में वो लिख रहे हैं और अनेक लोग अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। इन दिनों तो सोशल मीडिया की भी बड़ी चर्चा है, उस माध्यम की भी बड़ी चर्चा है, उस पर लोग अपने अनुभव भी लिख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चारों तरफ इसका असर दिख रहा है और लोगों ने महसूस किया। सबसे बड़ी चीज है महसूस करनी। हमारे जो विरोधी होंगे तो वो हर चीज को नकारते जाएंगे, लेकिन जो एहसास है, जो लोगों ने फील किया है, महसूस किया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे लोगों के मन से डर निकल गया है। बहुत लोग लाख बोलते रहे, लेकिन जिसके मन से डर निकल गया तो फिर से डर के खौफ के दौर में जाना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार से बिजली है, जो लोगों ने बिजली देखी और सबको मालूम है कि हमारा जो नेटवर्क था वो सीमित था और कमजोर था। उस नेटवर्क को सुधार रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। एक मामूली टास्क नहीं। हालांकि बिहार का हर काम गैर मामूली, कुछ हुआ ही नहीं था किसी चीज को करना। और दूसरी तरफ अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत है। मुझे खुशी होती है, बहुत लोग घबराते हैं कि उम्मीदों से, तो लोग इतनी उम्मीद करते हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराता। मुझको लगता है कि नाउम्मीदी से उम्मीद बेहतर है। पहले लोग नाउम्मीद थे। ये जो बिजली के तार थे उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे। अब ऐसा करने वाले को कहीं करंट लग गया तो अब लोगों ने महसूस किया कि ये तार कपड़ा सुखाने के लिए नहीं है, बल्कि बिजली की आपूर्ति के लिए। तो उम्मीदें अगर हैं, तो उम्मीदें अगर लोगों के मन में है तो ये अच्छी चीज है और लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण। उम्मीद होना चाहिए और उम्मीद को हमेशा बढ़ाना चाहिए और उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। और आज लोगों के मन में उत्साह है। प्रगति के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, और शिक्षा पर हमने जोर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी धनराशि, बजट का जितना बड़ा हिस्सा बिहार में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, क्या कहीं और खर्च किया जा रहा है? बजट का लगभग 23% आज की तारीख में खर्च कर रहे हैं। अभी जो हमने कुछ निर्णय लिया है उससे खर्च और बढ़ा है। उसका आकलन ये लोग करेंगे। मैं तो बजट प्रस्तावों का जिक्र कर रहा हूं। इस साल के जो बजट प्रस्ताव थे उसके बाद कई योजनाएं बढ़ गई। लड़कियों के लिए पोशाक की, ये क्षमा करिएगा, छात्रवृत्ति की योजना, पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो योजना छात्रवृत्ति की हुई, और इस प्रकार से अनेक योजनाएं चली। ये इस बजट के आने के बाद की बात। नियोजित शिक्षक का जो निश्चित वेतन था उसको बढ़ाया गया।
जो लाइब्रेरियन थे उनका भी बढ़ाया गया। इस तरह से और भी आज कुछ और हम बताने वाले हैं। तो इन सब चीजों को आकलन करेंगे तो ये तो 23% से भी ज्यादा, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमारी साइकिल योजना की सराहना तो सब जगह हुई। अब तो 14.5 लाख 15 लाख साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। पोशाक की योजना हमारी सफलतापूर्वक चल रही है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक लड़के लड़कियों दोनों को, और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सिर्फ लड़कियों के लिए ये सारी योजनाएं चल रही हैं हमारी। और अब हमने तय किया कि हम हर ग्राम पंचायत में एक +2 स्तर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे। हमें 4,500 इस प्रकार के महाविद्यालय खोलने हैं, और इस साल इस वित्तीय वर्ष में 1000 इस तरह के विद्यालय खोलने का लक्ष्य। और मुझे खुशी हो रही है आपको सूचित करते हुए कि 1000 में से 826 ऐसे विद्यालय अधिसूचित हो गए, और इस पर बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होगी, धनराशि की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हमने 2006 में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, और हमने उस पर ध्यान दिया था। उसका परिणाम सामने है। कहा 39 लोग प्रति माह औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते थे, अब लगभग ये संख्या 8000 हो गई है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे चरण में जाएं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम दूसरे चरण की योजनाओं पर अमल करने जा रहे हैं। और दूसरे चरण की योजनाएं अगले 2-3 दिनों में बहुत चीजें रोल आउट होंगी जो आपके सामने आएगी। मैं तो कुछ चीजों का जिक्र कर सकता हूं, और बहुत बातें कही जाती है। अभी 2 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली। IGIMS में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी 2 साल पहले मिली थी। उस पर भी तलवार लटक रही थी तीसरे साल। उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं उसको पूरा किया गया, और मुख्य सचिव के स्तर पर अंडरटेकिंग दी गई, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावे पावापुरी में और बेतिया में 2 नए मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति मिली है NCI से। और यह भी हाल की घटना, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये इसी साल की घटना है। और आपको बताते हुए बता देना चाहते हैं कि ये जून के बाद की घटना है। और एक मेडिकल कॉलेज दे करके वो ठहर गए थे पावापुरी के लिए, तो 1 साल पहले से वो दे रहे थे। हमने कहा नहीं देना है तो दोनों दीजिए, पावापुरी और बेतिया। तो पावापुरी का उन्होंने दे दिया, बेतिया को फिर लटका दिया, तो फिर उस पर हम लगे, और अंततोगत्वा बेतिया को भी मंजूरी मिली। अनेक मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया। PMCH, NMCH, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल गया, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर में 50-50 सीटें, और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लहरियासराय में नामांकन हेतु 10 सीटों की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, और अनेक काम हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने हैं, जिसके बारे में हम अभी इसके आगे कुछ बताना चाहेंगे। हमने स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दिया है, और शौचालय निर्माण को गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब ये निर्णय लिया जाए कि जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने को इच्छुक व्यक्ति होंगे, उनको अपने घर में अगर घरेलू शौचालय नहीं है तो ये बनवाना पड़ेगा। ये उसकी शर्त होगी कि हर वो व्यक्ति जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ना चाहता है वो घरेलू शौचालय जरूर बनाएगा। और अब ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि शौचालय बनाने के लिए अब धनराशि मिल रही है। निर्मल भारत अभियान का भी पैसा है, जिसमें राज्य का भी अंशदान है, और उसके अलावे
मनरेगा से भी उसमें पैसा दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपए तक का टॉयलेट शौचालय वो बना सकते हैं, जिसमें से 900 रुपए का अंशदान उनको करना पड़ेगा। और महादलित के लिए उसका तो अलग से और प्रावधान कर दिया गया है, वो भी। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब किसी को कोई कठिनाई होनी चाहिए। हाँ, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस लक्ष्य को कमतर करके आंका है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो लक्ष्य है उसको माने। 2 करोड़ 19 लाख ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की संख्या, उसको स्वीकार करें, लेकिन इसको एक नई गति दे रहे हैं। और इसके लिए अभी हाल में ही हमने संबद्ध लोगों की कार्यशाला की और उसमें ये सारी बातों पर चर्चा हुई। लोग उत्साह के साथ इस काम में भी लगेंगे। कृषि के क्षेत्र में तो आप सबको मालूम है कि कृषि रोड मैप की प्रगति हो रही है, उसके मुताबिक कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है। और हमने अभी हाल में किशनगंज में एक और नए एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके भवन निर्माण पर 562 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसको मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। सरकार द्वारा गव्य विकास, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन के लिए कई नई योजनाएं स्वीकृत की गई है। हरियाली मिशन आप सब जानते हैं कि हमारा जो ग्रीन कवर 9% था, उसको बढ़ाकर 15% करना है 2017 तक। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी ग्रीन कवर 9% से बढ़कर 10.3% हुआ है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके लिए पूरे बिहार में 24 करोड़ के करीब पेड़ लग रहे हैं और हरियाली मिशन का भी काम अपनी गति से चल रहा है। कृषि रोड मैप के सारे कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारा उत्पादन बढ़े और कृषि पर निर्भर लोगों की आमदनी बढ़े। आपदा के लिए हम लोग बहुत ही सचेत और सतर्क रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। घटना घटी नहीं कि जो भी हमें आपदा राहत देनी है तुरंत देते हैं। अब मांग नहीं करनी पड़ती है, हम राहत पहुंचाते हैं। आप सबको मालूम है कि मानसून की बेरुखी के कारण जो वर्षा कम हुई, उसके चलते हम लोगों को 33 जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करना पड़ा। उसमें सुखाड़ से निपटने के लिए हम लोगों ने रणनीति अपनाई और कृषि संबंधी ऋण, भूमि लगान, बिजली के बकाये की राशि और बैंक का ऋण बैंकों ने जब हम आपदाग्रस्त घोषित करते हैं तो वो उसको स्थगित करते हैं। तो सबकी वसूली स्थगित की गई। डीजल अनुदान का प्रबंध किया गया और इसके अलावे बिजली की आपूर्ति ग्रामीण अंचल में जहां पर बिजली की पहुंच है वहां उनको निर्बाध कम से कम 8 घंटे की बिजली की आपूर्ति की गई। तो इन सब कामों के करते हुए हमने सूखा की स्थिति से निपटने का प्रयास किया। केंद्र के पास मेमोरेंडम भेजा, टीम भी आई है। उन्होंने उस समय की स्थिति का आकलन किया है, कितना आच्छादन कम हुआ, इन सब चीजों को देख कर गए। मुझे उम्मीद है कि हमारी जरूरतों के मुताबिक वो सहायता प्रदान करेंगे। ये ऐसे हम उम्मीद करते हैं, वैसे देखना है। अब उसके अलावे जो ये चक्रवात आया, तूफान जिसका नाम फायरिंग किया गया, उसके से भी बर्बादी हुई। कई जगहों पर फसलों की बर्बादी हुई। उसके लिए नियमानुसार उसका आकलन करा करके उनको भी सहायता देने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फायरिंग के समय जो वर्षा हो गई, उसका लाभ भी हम लोगों को, उसका लाभ ये हुआ है कि अब रबी फसल की गुंजाइश बन गई। वरना जो स्थिति थी, मानसून जितनी कम वर्षा हुई थी मानसून में, उसके आधार पर तो हम लोगों को लग नहीं रहा था कि रबी की कोई गुंजाइश है। लेकिन कम से कम इस तूफानी चक्रवात में जो कुछ भी वर्षा हुई उससे थोड़ी रबी की स्थिति की गुंजाइश उत्पन्न हुई। लेकिन जो भी सूखा से प्रभावित लोग रहे या हमारे फायरिंग से प्रभावित लोग रहे, उनको नियमानुसार राहत अवश्य पहुंचाई जाएगी। हम लोगों ने समाज के सभी तत्वों पर ध्यान दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो सबको मालूम है हम लोगों की पहल नायाब रही है और दूसरी जगहों पर उसका अनुकरण किया गया है। हम लोगों ने पुलिस फोर्स में भी न सिर्फ महिला बटालियन का गठन किया, बल्कि 35% आरक्षण दिया है महिलाओं। जो सिपाही के पद पर या सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाली होगी, उसमें 35% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। हमने हाल में समीक्षा की है, 1,15,000 समूहों का गठन हुआ है
और हम जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके बारे में केंद्र सरकार का निर्णय है, बैंक 7% दर पर उन्हें ऋण देते हैं। और केंद्र का यह भी निर्णय है कि जो जिले IAP के अंदर आच्छादित हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, यानी नक्सल प्रभावित जिले हैं उनकी नजर में, 11 जिलों में वो 4% के दर पर इंटरेस्ट लगता है, 3% इंटरेस्ट की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के बाकी 27 जिलों में हम राज्य सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और बाकी जगहों पर भी बिहार में 4% के दर पर सूद उनको लगेगा। और यही नहीं, ये तो एक माइक्रो फाइनेंसिंग की बात है। इसके अलावा हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये जो मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारी योजनाएं हैं, इनका क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से ही होगा। इसलिए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से भी योजनाएं दी जा रही है। वो अपना व्यवसाय करने के लिए बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं, 4% उनको सूद पर मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल की गई है। और मैं समझता हूँ कि बिहार का जो स्वयं सहायता समूह, वैसे जो जीविका 7 जिलों में वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर हम लोगों ने शुरू किया था, उसका मॉडल इतना अच्छा था कि उसी को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय स्तर पर आजीविका में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, और उससे सभी आच्छादित अब होंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों के यहाँ अब जो अतिरिक्त हम अब कुछ नई सरकार की योजनाओं को उनके माध्यम से क्रियान्वित कर रहे हैं, तो उसके चलते उनकी अर्थ क्षमता बढ़ेगी, वो वायबल हो पाएंगे, अपने पैरों पर उसके सदस्य खड़ा हो पाएंगे। और मेरी समझ से ये जो लड़कियों की शिक्षा और पूरे शिक्षा पर हमारा जोर है, फिर निरक्षरता को दूर करने के लिए जो हमने अक्षर आंचल योजना, साक्षरता अभियान जो भारत सरकार, साक्षर भारत अभियान, उसके अलावे जो हम लोगों ने महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं को साक्षर करने के लिए जो अक्षर आंचल योजना चला रखी है, जिसमें हमारे टोला सेवक या तालीमी मरकज के स्वयंसेवी लगते हैं, उन सबों के माध्यम से हम उनको जो साक्षर बना रहे हैं, और उसके साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको मिलाकर जो ग्रामीण अंचल का एक वातावरण बन रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। और ये मूक सामाजिक परिवर्तन है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है, और उसका असर लोगों को समय पर आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा। हमने जो महादलित परिवारों के लिए जो वास रहित हैं, वास भूमि रहित हैं, उनके लिए जमीन देने की जो योजना बनाई थी, उसमें से प्रथम एवं द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कराया। उसमें 2,11,597 महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब प्रथम चरण में सर्वेक्षित मात्र 13,517 परिवार बचे हैं, और द्वितीय चरण के सर्वेक्षित 21,580 परिवार बचे हैं। उसको इस साल पूरा करने का लक्ष्य है। तो वास भूमि रहित कोई भी महादलित परिवार नहीं रहेगा ग्रामीण अंचल में। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अति पिछड़े वर्ग के हैं, इनके लड़के लड़कियों के लिए जो छात्रवृत्ति थी वो 3 गुनी वृद्धि उसमें की गई, और पिछड़े वर्ग के 1 लाख से कम आय वाले परिवार के सभी बच्चों को बढ़े हुए दर पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक युवा वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने किशनगंज में जमीन उपलब्ध करा दी। उससे आगे बढ़ करके उनका काम शुरू हो, इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल नया नवनिर्मित 2 बहुमंजिला छात्रावास भवन भी उपलब्ध करा दिया कि आप अपना काम शुरू करिए, अपना बिल्डिंग और कैंपस डेवलप करते रहिएगा, अपना काम शुरू कर दीजिए। इसके लिए हम लोगों ने उनको भवन उपलब्ध करा दिया। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अब वहाँ बीएड की पढ़ाई वो शुरू करने जा रहे हैं, और 60 के विद्यार्थियों का उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। इसमें 52 लड़के हैं, 8 लड़कियां। तो राज्य सरकार की पहल से ये काम भी शुरू हुआ है, और शीघ्र ही जो बताया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे शिक्षा विभाग को, उसके मुताबिक MBA बायोटेक्नोलॉजी एवं लॉ की पढ़ाई वहाँ प्रारंभ होने की संभावना है। हम लोगों ने उनको स्थल भी उपलब्ध करा दिया ताकि वो अपना
पढ़ाई शुरू कर सकें। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी काम हुआ है और अब तक जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, हमारी जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, उस पर जो हम प्रोत्साहन देते हैं, तो आप यही अंदाज कर सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है और अब तक 191 इकाइयां उत्पादन में आई है और इसके अतिरिक्त 184 यूनिट का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों और अब तक 5600 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारी जो सब्सिडी और प्रोत्साहन नीति है, उसके अंतर्गत ही काम शुरू हो गया है और नई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी नीति हम लोगों ने बना दी है। अब उम्मीद है कि इससे नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी गठन हो सकेगा। अब पटना में हीरा तराशने की भी इकाई लग गई। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और कई तरह की बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन शायद उनको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, हीरा तराशने की भी इकाई पटना में लग चुकी है। हीरा तराशने की इकाई पटना में लग रही है। ये तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एक स्टाम्प लगने के समान है। तो लेकिन जिसको नहीं समझना है वो समझेंगे, जिनको जानना है वो जानते हैं। तो औद्योगिकरण का तो उसमें गति तो तभी आएगी, मेरी समझ है, मेरी मान्यता है, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जब हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्रीय करों में रियायत मिलेगी, तो निवेशक प्रोत्साहित होंगे यहाँ निवेश करने के लिए। हमारा बहुत बड़ा बाजार है बिहार और लोग अपनी इकाइयां लगाना चाहेंगे, लेकिन अभी तो राज्य की प्रोत्साहन नीति है, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो और दूसरे लोग लगाएंगे तो यहाँ औद्योगिक प्रगति भी होगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हमारे लिए बिहार में हमारी विरासत बहुत महत्व रखती है, उसकी अपनी अहमियत। हमने बहुत कोशिश की कि केंद्र सरकार की तरफ से पहल हो और ASI के द्वारा हमारे अन्य स्थलों का भी उत्खनन हो। बहुत परिश्रम के बाद मधुबनी जिले के अंदर जो बलिराजगढ़ है, उसकी खुदाई के बारे में लोगों ने निर्णय लिया है। वो ASI प्रोटेक्टेड साइट ही था। हम लोगों ने प्रयास किया, पहले तो मना कर दिए, फिर हमने आग्रह किया तो अब उसकी मंजूरी उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावे हम राज्य की तरफ से, अपनी तरफ से तिलहड़ा में और चौसा में उत्खनन का काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है और उसमें बहुमूल्य चीजें मिल रही है। हमारे इतिहास पर के पन्नों पर जो धूल की परत थी वो हटेगी। इसके अलावे चेचर कुतुबपुर वैशाली जिले में वहां भी उत्खनन कार्य करने की हमारी योजना है और बिहार म्यूजियम का काम शुरू हो गया है। बहुत लोग कहते हैं क्या हुआ इधर, तो इधर ही हुआ है। 3-4 महीने के अंदर ही काम शुरू हो गया बिहार म्यूजियम का काम। और बिहार म्यूजियम के बारे में यहाँ जितनी दिलचस्पी नहीं है, उससे ज्यादा दिलचस्पी बाहर है और जिनकी इतिहास में भी रुचि है, पुरातत्व में अभिरुचि है, उन सब लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। वो एक म्यूजियम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर। हम पुराने पटना म्यूजियम को भी सुव्यवस्थित और सुगठित कर रहे हैं और कुछ चीजें हमारी पटना म्यूजियम में रहेंगी और कुछ चीजें हमारे बिहार म्यूजियम में रहेंगी। तो ये सब काम भी हो रहा है। और अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हम गांधी मैदान के उत्तरी पश्चिमी कोने पर गांधी संग्रहालय के बगल में और रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके बीच में बनाने की योजना है। उसमें 5000 की क्षमता का एक ऑडिटोरियम, उसके साथ ज्ञान भवन, जो विज्ञान भवन की तर्ज पर ज्ञान भवन बन रहा है। उसके अलावे पीछे सभ्यता द्वार, तो इसके लिए निविदा हो चुकी, निविदा निकल चुकी, निविदा का निस्तार भी हो गया और बहुत जल्दी उस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो लोगों को पता चल जाएगा कि और क्या क्या काम हो रहा है। अब एक बात बहुत कह दी जाती है या कही जाए, दरअसल हमने तो काम दे दिया है, रिपोर्ट कार्ड हम पेश करते हैं तो बहुत लोग भी कुछ करने में लग जाते हैं,
या यही एक बहाना होता है समाचार माध्यमों के समक्ष जाने का? तो बहुत लोग जाएंगे और कुछ लोग हमको बताएंगे केंद्र के बारे में, तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि केंद्र से धनराशि मिलने में, उनके हिस्से की धनराशि में विलंब होता है और फ्लैगशिप प्रोग्राम में विलंब होता है, जैसे इंदिरा आवास योजना, BRGF की योजना, ICDS जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलता है उसकी योजना। इन योजनाओं में केंद्रांश के रिलीज होने में, विमुक्ति में, सेंट्रल शेयर के रिलीज होने में देरी होती है, तो राज्य अपनी तरफ से पैसा रिलीज करके उन कार्यों को जारी रखता है। और इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत 190 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग की BRGF योजना के तहत 400 करोड़ रुपए और ICDS योजना के तहत 272 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से रिलीज किए गए ताकि योजनाएं जारी रहें, क्योंकि केंद्रांश आने में विलंब हो रहा है। इसके अलावे आप सबको मालूम है कि मनरेगा में केंद्र ने तय कर दिया 138 रुपए की मजदूरी कर। हमने कहा कि नहीं, ये तो राज्य के न्यूनतम मजदूरी को लागू करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी है हम उसको लागू कर रहे हैं अपने राज्य में, और ऐसा करने में 138 रुपया और जो न्यूनतम मजदूरी हमारे राज्य का है एग्रीकल्चर वर्कर का जो न्यूनतम मजदूरी है उसका जो अंतर है उसको पाटने के लिए मनरेगा में राज्य सरकार की तरफ से 448 करोड़ रुपए का एक साल में खर्च वहन किया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें कि सिर्फ राज्य की अपनी योजनाओं के लिए ही हम सचेत और प्रयत्नशील नहीं है, केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं भी राज्य में चले, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हम एडवांस रिलीज करके अपना काम जारी रखते हैं। वरना पहले काम बंद हो जाया करता था कि पैसा नहीं है, और फिर आखिर में रिलीज होता है, तो खर्च नहीं होता था या यूटिलाइजेशन नहीं जाता था, तो कई प्रकार की समस्याएं होती। तो ये बात हम लोगों ने ये जानकारी आपको दे दी, और हर प्रकार से एक नहीं अनेक योजनाएं निरंतर होती रहती है, और गवर्नेंस का काम जो हमारी प्रतिबद्धता, बिहार की जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसी के मद्देनजर हम सब लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमारे सहयोगी काम करते हैं, हमारे अधिकारी काम करते हैं, और सब लोगों के परिश्रम का फल है। और एक बात समझ लेना चाहिए, बिहार में आधारभूत संरचना का अभाव था, बिहार में गवर्नेंस के बारे में एक माइंडसेट नहीं था, कुछ काम नहीं होता था, सारे कामों को शुरू करना, क्रियान्वित करना, लागू करना, ये हमारी सतत कोशिश हो रही है, और सबके सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से ये संभव हुआ है। और सबसे ऊपर बिहार की जनता के सहयोग से, उनके समर्थन से यह सब काम संभव होता है। हम काम कर रहे हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी शिथिलता नहीं आएगी, गति धीमी नहीं पड़ेगी। और इस अवसर पर मैं कुछ और भी आपके माध्यम से नए जो निर्णय है उसकी घोषणा करना चाहता हूं। हमने आपको जिक्र किया कि जो महादलित अति पिछड़े अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना जो हमने प्रारंभ करके उसमें टोला सेवकों को और तालीमी मरकज स्वयंसेवियों को लगाया, तो इन सब लोगों को मानदेय मिलता है 3,500 रुपए। हम लोगों ने तय किया है कि उनके मानदेय को बढ़ा करके 5,000 रुपया कर दिया जाए। एक निर्णय हम लोगों ने ये लिया है। आप सबको ज्ञात है कि हमने निर्णय लिया कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो अब छात्रवृत्ति का लाभ अनुदान की सुविधा, अनुदान प्राप्त मदरसा, संस्कृत विद्यालय और अनुदान प्राप्त वित्त रहित विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जाए। यानी जो सरकारी विद्यालय की इसी साल की घोषणा, इसी साल उस पर निर्णय लिया, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जो अनुदानित मदरसे हैं, संस्कृत विद्यालय हैं
और वित्त रहित विद्यालय हैं उन तक हम उसको विस्तारित कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भागलपुर में एक बहुत ही भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था और हम लोगों की सरकार जब बनी तो हम लोगों ने फिर से आयोग गठित किया और उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने यह भी रखा था कि उनको और क्या सहायता मिलनी चाहिए। उनके रिकमेंडेशन पर ही 84 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित लोगों के बराबर का कंपनसेशन उनको केंद्र सरकार को देना पड़ा और इसके अलावा राज्य की तरफ से हम लोगों ने जो दंगा पीड़ित बेसहारा परिवार थे उनके लिए हम लोगों ने ताउम्र पेंशन देने का निर्णय किया और 2007 से 2500 रुपए की पेंशन राशि दी जा रही थी प्रति माह। वो दंगा प्रभावित जो बेसहारा लोग थे उनको अब पेंशन की राशि को 2500 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 5000 रुपया कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कॉमर्शियल टैक्सेज में जो बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन दे कर के भुगतान के लिए राज्य के अंदर मालों के परिवहन की सीमा इसी साल 25,000 थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने इधर किया 4 महीना पहले 50,000 और अब उसको उस सीमा को और बढ़ाया जा रहा है। राज्य के अंदर जो माल जाएगा व्यवसाय एक जगह से दूसरी जगह उस सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपया किया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से एक नई प्रणाली विकसित की गई है, नई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली विकसित की गई। जो व्यापारी जो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली को एडॉप्ट करेंगे उनके लिए यह सीमा 1 लाख रुपए की होगी। यानी फॉर्म D8 के लिए अब 75,000 रुपए की सीमा है कर दी गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली को वो स्वीकार कर लेते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं, तो फिर यह सीमा उनको कर देयता में छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक हम लोगों ने 24/7 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई थी। 2006 का से शुरू हुआ। अब हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराया जाए। इसलिए राज्य में न्यूनतम इस बार, इससे ज्यादा संख्या हो सकती है, इस वर्ष 534 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का परिचालन 24/7 के आधार पर यानी 24 घंटे किया जाएगा और इसको अगले 3 महीने के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जिला अस्पतालों CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी और सभी हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में MRI की सुविधा उपलब्ध करा देंगे और इस पर अमल 6 महीने के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा राज्य के 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 36 जिला अस्पतालों एवं सभी मेडिकल अस्पतालों में इस वित्तीय वर्ष में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके प्रथम चरण में PMCH, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, 22 जिला अस्पताल एवं 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा 27 नवंबर से यानी आज 25 नवंबर है, परसों से लागू कर दी जाएगी और ऐसा होने से प्रखंड स्तर पर भी चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को संसद उनके द्वारा जो लोग काम में पर रखे गए थे उनका पेमेंट समय पर नहीं वो करते हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर मीटिंग की जाती है, केंद्र सरकार को हम लोग अनुरोध किया, इसके चलते डिले हो रहा। लेकिन फिर भी अब जरूरत पड़ेगी तो हमने ये तय कर दिया है कि वो अगर उनको पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बजट से उसमें पैसा दे देंगे ताकि ये जो अंतिम सूची है हमें उपलब्ध हो जाए
और उसमें उपलब्ध हो जाएगा तो फिर जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया पर जो लिस्ट आती है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा और लोगों की आपत्तियों को सुनने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, उनका राशन कार्ड बनेगा और उनको खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन परिवारों को सस्ते दर पर अनाज मिल जाए। तो सब काम करने के बाद हमने समीक्षा की है, अब इसे 1 फरवरी 2014 से हम लागू कर देंगे। बिजली के क्षेत्र में हमने शुरू में ही कहा था कि और काम हम लोग करेंगे। जो बिजली के उप पारेषण प्रणाली है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके बेहतरी के लिए, उसके सुधार के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं और अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 2006 में राज्य में मात्र 48 ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 84 हो गई। हमने जिक्र कर दिया 2300 मेगावाट तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। 29 पर काम चल रहा है। इतना होने के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। इतना होने के बाद 31 हमारे सब डिवीजन ऐसे बच जाएंगे जहां कोई ग्रिड सब स्टेशन नहीं होगा। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि प्रत्येक सब डिवीजन में आवश्यकता अनुसार एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। 132/33 केवीए का ग्रिड सब स्टेशन, तो बचे हुए 31 राजस्व अनुमंडलों में जहां ग्रिड सब स्टेशन अवस्थित नहीं है वहां 132/33 केवी के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो। तो ये हमारे कुछ चंद निर्णय है जिसका हमने उचित समझा कि आपके माध्यम से मैं बता दूं और अंत में आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनौतियां मेरे सामने जितनी हो हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। गवर्नेंस में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी। कोई अगर दूसरे चश्मे से देख करके गवर्नेंस की ढिलाई देखे वो उनकी समस्या है, हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होने देंगे और पूरा काम हो रहा। हाँ, एक बात जरूर है, इन दिनों जो सार्वजनिक डिस्कोर्स है उसको बदलने की कोशिश हुई है, लेकिन उस डिस्कोर्स के बावजूद बिहार का जो गवर्नेंस का है, सुशासन का जो एक रास्ता है, उससे हम भटकेंगे नहीं, उस पर अडिग रहेंगे, इस पर चलते रहेंगे। चुनौतियां जितनी हो, कुछ अतिरिक्त काम भी करना पड़े तो कर लेंगे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले से ही हम काम को कभी बोझ नहीं समझते, काम को हम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, इसलिए हम पर कोई परेशानी नहीं। बहुत लोगों को मेरे ऊपर कार्य बोझ की चिंता होती है। मैं उन सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो अपनी चिंता करें, मेरी चिंता छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं। हमारे पास सिवाय लोगों का काम करने के कोई काम नहीं, इसलिए हम तो अभी और काम ले सकते हैं। हमको कोई कठिनाई नहीं, हम पूरा काम करते हैं, काम करेंगे अपने सहयोगियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, अधिकारियों के। हाँ, इस काम के चलते मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी भी काफी, जिसको कहिए कि वो हार्ड प्रेस्ड रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है, छुट्टियां गंवानी पड़ती है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज जो छुट्टियां गंवा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के रास्ते को सुगम करने के लिए करें। इसलिए ऐसा कीजिए और करते जाइए। हम सब मिलकर बिहार का विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और हमारा बिहार भी एक विकसित प्रदेश कहलाएगा। हमारा बिहार भी देश की प्रगति में योगदान करेगा, ये ड्रैग नहीं बनेगा, ये देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देता हूं, आपकी उत्सुकता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। न्याय के साथ विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन से मिली है।
पूर्व से परंपरा रही है कि रिपोर्ट कार्ड के लोकार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रूबरू होते हैं। इस परंपरा के तहत अब मैं मीडिया के प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि रिपोर्ट कार्ड 2013 के प्रस्तुतिकरण पर अपनी जिज्ञासाओं को एक एक कर रखें, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जो प्रतिनिधि अपने सवाल रखना चाहते हैं वे अपने हाथ ऊपर करें, ताकि यहाँ उपस्थित कर्मी जिनके पास माइक है वो आपके पास जा सके। मुख्यमंत्री जी, पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड का क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। सुशील मोदी ने 45% हिस्से की बात की है, आप कितना प्रतिशत देने को तैयार है? हालांकि रिपोर्ट कार्ड की एक तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि आप 5% से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तस्वीर यहाँ है जिसमें एक विदेशी मेहमान के साथ आप खड़े हैं और सुशील मोदी का सिर्फ कान और एक थोड़ा सा हाथ दिख रहा है। ये आप साफ करिए दें कि क्रेडिट का कितना हिस्सा आप ले रहे हैं। आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, यानी विजुअल मीडिया वाले हैं, तो आप तो कुछ न कुछ खोजते रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी तैयार हुआ है सरकार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा समर्पित जो फीडबैक था, उसके आधार पर इसको जनसंपर्क विभाग हर साल की भांति और कैबिनेट सचिवालय विभाग इस बात को कोऑर्डिनेट करता है और उनको गतवा मुख्य सचिव देखते हैं और तब ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। रही बात, देखिए, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का प्रश्न नहीं है। सरकार निरंतरता में है, चलती रहती है। अगर कोई अलग है तो अपने कारणों से अलग है। बिहार के प्रति कमिटमेंट में कमी हो गई, इसलिए बिहार के बाहर के फैक्टर को अपने ऊपर उन्होंने हावी होने दिया। उसी के चलते आज परेशान है। वो परेशानी को हम शेयर नहीं कर सकते। परेशानी की बात है, परेशानी को हम शेयर नहीं कर सकते। परेशानी को लोगों ने खुद परिस्थितियां पैदा की है, परेशानी अपना झेले। परेशानी आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है कि उनके आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपके पास 18 विभाग है, बाकी मंत्री भी आपके साथ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जून के बाद से आपको काम करने में बहुत परेशानी हो रही है? क्या विकास जो निरंतर आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है? ये आपके पास बीजेपी के नहीं हो? आप तो मिलते रहते हैं, कभी हमको परेशानी में देखा है? हम तो परेशान नहीं हो रहे। और मेरे पास 18 विभाग को लेकर के आप लोग बड़ी चर्चा करते हैं, अड़ोस पड़ोस और पूरे बिहार देश में नजर दौड़ा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि शायद मेरे पास कुछ कम ही विभाग है। लेकिन समझ प्रश्न उसका नहीं, प्रश्न यह है कि जरूर उचित समय पर हम अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार भी करेंगे और लोगों को और जवाबदेही भी सौंपेंगे। और जहां तक प्रश्न है काम का, काम एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी थोड़ा भी बाधित नहीं, आपको मैं बताना। और अगर बाधित होता तो पिछले दिनों में हमने अपने भोजन के क्रम में ही हमने बता दिया कि इधर ही जो काम हो रहा है। अब हेल्थ सेक्टर में जो सेकेंड स्टेज जिसको कहिए प्रोग्राम रिफॉर्म पे, वो जो कर रहे हैं वो तो अभी कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ तो अभी करना पड़ रहा है। अब जो बेटिया को नामंजूर कर दिया था, नहीं दिया था, तो फिर से उसकी जो मंजूरी दिलाई गई तो उसका डेट तो हम पीछे नहीं ले जा सकते, तो बाकी का डेट या IGIMS को भी नहीं दे रहे थे पिछले साल, उसको फिर दिया, इसके लिए तो हम उसकी तारीख पीछे नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज में या इतने बड़े बड़े काम 15 अगस्त को इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 मेगा सेतु सुल्तानगंज के पास गंगा नदी में, आपको ये सोन नदी पर एक पुल, गंडक नदी पर पुल, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो आखिर 15 अगस्त को हमने ऐलान किया और कैबिनेट की मंजूरी हो गई है, बाकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही। तो एक चीज नहीं, अनेक चीज। ये तो कुछ ही चीज आपको बता सकते हैं।
अगर वो बताना शुरू करें तो फिर एक किताब छपा दी। एक क्षण के लिए जो हमारा काम है वो बाधित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग एक भ्रम का बादल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उत्पन्न करने की कोशिश। और मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रम का बादल सच के सामने नहीं टिकता। सच सूरज के समान चमकता है और उसको बहुत देर तक भ्रम का बादल नहीं ढक सकता है। तो कोशिश है प्रतिदिन हमारे लिए कंफर्ट कोई चीज ही नहीं लाइफ में ना। हम कंफर्ट चाहते ही कहां? जब तक बिहार की जनता को कंफर्ट न मिल जाए, मेरे कंफर्ट का क्या मतलब? हम कंफर्ट चाहते नहीं। हमारा कंफर्ट तो इसी में है कि बिहार की जनता एक सम्मानपूर्ण जीवन जिए, उसी में हमारा कंफर्ट है। मुख्यमंत्री जी, पिछले मतलब रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा था तो आपको कहा गया था कि गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस बीच में लगता है कि गुणवत्ता पर जितना काम होना चाहिए वो हो गया। और एक सवाल इनसे जुड़ा हुआ है कि कृषि रोड मैप बना जरूर, लेकिन समय अभाव के कारण पिछले 6 महीने या 5 महीने से रीव्यू बैठक नहीं हो रही है, ये भी चर्चा है। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कृषि का काम सब चल रहा है, नियमित तौर पर चल रहा है और उसकी समीक्षा भी नियमित तौर पर होती है और जब जरूरत समझा जाएगा उसके लिए जो समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि न्याय के साथ विकास और गवर्नेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 3-4 साल पहले पटना के इमिग्रेशन रोड पर एक स्पीडिंग का केस हुआ था, जिसकी जिम्मेवारी तय की गई थी पुलिस ऑफिसर पर, अधिकारियों पर। लेकिन हाल फिलहाल में घटनाएं हुई, बोधगया ब्लास्ट हुआ, पटना गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बनी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ व्यापक तौर पे, लेकिन जिम्मेवारियां तय नहीं की। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपका यूनिवर्सिटी था पिछले कार्यकाल में, उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिम्मेवारियां तय नहीं की जा सकी? देखिए, जो आतंकी घटना का जिक्र आपने किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और उस आतंकी घटना के बाद, खास करके पटना में पटना जंक्शन के ब्लास्ट के बाद ही जो व्यक्ति पकड़ा गया और जो महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, तो आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा काम तो बिहार की पुलिस ने उसी दिन संपादित कर दिया, उसी दिन संपादित किया। किसी भी ब्लास्ट में इतने कम समय में इतना ज्यादा सुराग और इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। और तब जबकि आतंकी घटना से निपटने के लिए या ऐसे चीजों के अनुसंधान का कोई तजुर्बा नहीं था। बिहार के बारे में किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन ये चुनौती आई है तो इसकी चुनौती का सामना होगा। और पूरे तौर पर पूरी मजबूती से एनआईए ने जब फाइनली लिया है, उसके पहले तो इन्वेस्टिगेशन का लगभग काम काफी हद तक हो चुका। मुख्यमंत्री जी, इसलिए जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। और हम सबसे अपील करेंगे कि इसका कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं, इन सब चीजों का कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसी समस्याओं को धैर्य के साथ डील करना पड़ता है। और पहले तो यही असंभव था लोगों के लिए कि बिहार में कानून का राज होगा। शाम होते लोग घर लौटते थे। अब कोई तो रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि शाम होते फिर घर लौट रहे हैं। या सब लोग जो पटवन के लिए अपना पंपिंग सेट ले जाते थे, मोटर ले जाते थे घर से खेत में, खेत से रोज लाते थे घर। ऐसा कोई सिलसिला देहातों में शुरू नहीं हुआ कि प्रतिदिन लोगों को अपने इक्विपमेंट को खेत से बाहर घर लाना पड़ रहा, या आराम से घर के बाहर सोते थे तो फिर से कोई सिलसिला घर के अंदर दरवाजा लगा करके बंद करने का सिलसिला तो शुरू नहीं। तो देखिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपने जो सिक्योरिटी की बात की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। गाहे बेगाहे घटना तो होती है, इसको कोई नहीं कह सकता कि घटनाएं होगी नहीं। घटनाएं होगी तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई। अभी एक पटना जंक्शन के बारे में हमको सूचना सुबह हमने अखबार में देखा और एक पत्रकार साथी ने ही फोन किया। तत्काल हमने एडीजी रेलवे को कहा इमीडिएट रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करिए।
कुछ लड़कियों को पटना से धनबाद जाने में कठिनाई हुई, डिब्बों में लड़के सवार हो गए थे, वो लड़कियों को घुसने नहीं दे रहे थे। तो ये सारी बातें हुई, तो हमने कहा कि लड़कियां गई, एक पर सवार किया गया, लेकिन भाई जिसमें उसका रिजर्वेशन था उसमें नहीं घुस पाई। तो इसमें हमने कहा एडीजी रेल को कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, वहां देखिए स्टेशन पर अगर ऐसी कोई परीक्षा वगैरह के लिए लोगों का आने जाने का रहता है, बच्चों का खास करके जब लड़कियों का मूवमेंट हो उस पर सजग रहिए। हम लोग तो इतना दूर तक सजग रहते हैं। और जब हमने फोन किया तो एडीजी रेलवे को मालूम था, वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो होंगी, उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आतंकवाद जैसे मसले पर जो राजनीति की जाए या उसको अलग चश्मे से देखने की कोशिश करें, या आतंकवाद के बारे में रोज चर्चा करके इसको उभार करके एक घटना को, आतंकवाद का मुकाबला इसी तरीके से होगा। और पटना की एक आतंकी घटना की इतनी चर्चा होती है, बाकी जगह की आतंकी घटना की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ, हम भी तो जानना चाहते हैं। अहमदाबाद में 2008 में ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ उसके बाद? हमारे यहाँ तो ये ब्लास्ट हुआ, तो इस ब्लास्ट से न सिर्फ इस ब्लास्ट की गुत्थी सुलझी, बल्कि बोध गया ब्लास्ट के भी तार सब मिल गए। लेकिन पकड़ा किसने इसको, इतनी दूर तक पहुंचाया किसने? बिहार की पुलिस ने पहुंचाया। इससे थोड़ा अपने पुलिस पर भी भरोसा करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। सर आशुतोष चंद्रा सर, थोड़ा दो सवाल। एक पहला सवाल ये है कि पिछले साल की अगर बात करें तो आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि और सरकार की उपलब्धि? और दूसरा सवाल ये है कि सर आने वाले 1 साल में अगर बिजली को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं, जो भी उपलब्धि है बिहार की है, या बिहार में जो सरकार है उसके प्रयत्नों का फल। मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, हमको अपने किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की न कोई आकांक्षा है न उसकी कोई इच्छा है। आप अगर कहिएगा उपलब्धि को मानते हैं तो उपलब्धियां तो अनेक हैं, उसका हमें रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। लेकिन कोई एक चीज से कहिए कि मन को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, तो वो सुकून हमको मिला है ये लड़कियों की साइकिल की। साइकिल चलाते हुए लड़कियां जो गांव-गांव से स्कूल गई और जा रही हैं, वो हमें सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन है। और ये कोई मामूली परिवर्तन समाज में नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत, इसको हम मानते हैं। और चुनौतियों का सामना, तो चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौती जितनी आगे आप सोचते हैं उससे उतनी बड़ी चुनौती होती है। आप इंसान को या दूसरे फैक्टर को तो समझ सकते हैं, लेकिन जब कुदरत की भी चुनौती होती है तो उसको क्या करें? इसलिए चुनौतियों के लिए, उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और बिल्कुल धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। और अभी बिजली की चुनौती के बारे में हमने पूरा बता दिया है कि उस पर क्या क्या करना है, और हम जब कोई बात कह देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। उसने जब बिजली के मामले में सुधार के बारे में कह दिया है तो आप देख लीजिएगा, और देख ही रहे, सुधार और हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, 2005 में आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 2008 लोकसभा चुनाव लड़े, 2010 विधानसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में इस नई परिस्थिति का किस तरह मुकाबला करेंगे, क्या जवाब देंगे? बीजेपी के बारे में आपने कहा तो करना तो कुछ है नहीं, तबाही करना। अब आखिरी सवाल समय किसी तो इस विशेष राज्य के मुद्दे पर आगे का क्या आपका होगा, किस तरह से इसको आपको आगे बढ़ाएंगे, जिससे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह से आपका मिलेगा? विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई और उसका अभियान हमारा जारी है। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब उसके लिए गुंजाइश पैदा हुई है। अब ये केंद्र सरकार के हाथ में है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं, अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अमल करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो हमारा ये अभियान जारी है।
आपसे अनुरोध है। बात हो रही है तो मैं तो गवर्नेंस नाम कहूँ कि नहीं अपनाए। 3 बार से आपसे यही डिमांड है, डिमांड नहीं आग्रह है, आप तो अपनी व्यवस्था कर दीजिए। हम लोग को भी जरा पत्रकारों के लिए कुछ घर हो जाता है और पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। जो लोग आपको ऐसा काम जरूरत बोलिए उस पर क्या कर रहे हैं पत्रकारों के लिए अब पत्रकारों के लिए क्या करना है नहीं करना है आप ठीक से कहिएगा तब। आप तो यहाँ इसको मनोरंजन कार्यक्रम के रूप में पेश कर दिए। समय की सीमा को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि आखिरी सवाल हो। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में ये मेंशन किया है कि कम्युनल हार्मनी और सोशल हार्मनी बनाए रखना एक चैलेंज है आपके लिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए, और आने वाले दिनों में वो ऐसे और चैलेंजेस आ सकते हैं सामने। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से एग्रेसिवली नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे हैं बिहार में भी और जगहों पे, और ऐसे कम्युनल वायलेंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जिससे स्थिति खराब हो सकती है बिहार में? बिहार की जनता सतर्क है और हम सब लोग सतर्क हैं, और इस पूरी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उसको निपटने के लिए और समाज में सद्भाव को कायम रखने के लिए, हर कीमत पर समाज में सद्भाव कायम रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो भी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी कल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक सवाल से ये आपका ये दूसरा कार्यकाल है, तो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल की तुलना की जाए तो किस कार्यकाल के काम से आपको ज्यादा संतोष होता है? और दूसरा सवाल है कि आपके बगल में हमेशा सुशील मोदी जाते हैं, तो आज उनकी कमी कहीं फल रही है? राजनीति में इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता है। जब निर्णय एक बार हो गया वो सब चीजों के बारे में पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं। इसलिए जो आपने बाद में कहा वो ऐसा कुछ नहीं है। नितेश जी एक चीज बल्कि प्रतिदिन जिस ढंग का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है वो माहौल कैसा है उस पर हमें तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक सवाल है पहले और दूसरे कार्यकाल का, ये निरंतरता है। हम हर दिन काम करें और प्रतिदिन पिछले समय की तुलना में आगे बढ़े। हमारा हेलो सर मसला